रेल के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर एक लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए सिम की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से ये सिम उठाई गई है, उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई। ओ, मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कहीं कॉल करना है तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फिलहाल नहीं, थैंक्स। लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई मुझे नहीं पता। सिम दी है, उसी के नाम की होगी। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए। जिसने आपको ये सिम दी है उसी के नाम की होगी। लड़की ने कहा, जी फिलहाल नहीं, थैंक्स। नहीं, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए। जिसने आपको ये सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा मुझसे। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती है? या लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं, ना ही मेरा घर है वहाँ तो। मैंने उत्सुकता से पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी रेल है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद आज़ाद। लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी ये कमसीन अल्लड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहे शादी कर लो, जब वैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताजुब हुआ, मगर अपने ताजुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही है? आप आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। मेरा प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से रेल पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओ, तो प्यार का मामला है? उसने कहा, जी हाँ। मैंने उसे बताया कि मुझे भी लव मैरिज की है। ये सुनकर वो खुश हुई। वाह, कैसे, कब की लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहन हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो और दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंट मारा। वो बोली, कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम रीना, टीना, मीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी। और कितने साल की हो गई हो? वो बोली, 18 साल की। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई। आपकी वो हंसी कुछ ही देर में काफी खुल गई। हम दोनों जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया।
मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग के आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई, बोली, मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना, और वही कर रही हूँ। मैंने कहा, फिर चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 रेल बदलवाई ताकि कोई टैग ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी, बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा है 1 साल का। ये दोनों उनकी तस्वीर मेरे फ़ोन में है, पर बच्चों की तस्वीर देखकर उनके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी, मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीने बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, लेकिन जा न सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूं, तब भी घाटे में घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस आ गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भाग कर कहाँ गए? कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल ना समझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा नाम, काम, घर, परिवार। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं, मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टुक मना कर दिया। वो दिन तक लगातार जोर देती रही 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़की की इज्जत पर ज़्यादा धुल जाती है। भगाने वाले लड़के उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में लगे कि उस कांड का कलंक उसके माथे पर नहीं मिटता। मैं जानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का ये कोई मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में है तो यही है।
यही नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया यही है। वो अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसकी पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं। चाहे शादी ना हो तो ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी फोन पर। लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, वगैरह वगैरह। बोले, हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इसकी अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तुड़वा डाली। इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती थी, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माँ बाप का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़ों की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ ये है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गिलानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है, ना ही तुम्हारी इश्क का असली मतलब पता है अभी। उसने कहा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा वो इश्क में नहीं, यानी तुम जिनके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं है, नहीं है, बल्कि होशियारी और हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, तीन रेल नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम नहीं करता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो तो नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम केस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो सातिर होता तो कैसे मजनू ना बन पाता। फरहाद ने शीरों के लिए पहाड़ों को खोलकर नहर निकाल डाली थी, और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया, किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं। लड़की अचानक खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट और खुलापन एकदम से खामोशी में बदल गया। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लड़के को जो इश्क हो जाता है वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर, और कुछ नहीं। थोड़ी देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी, कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी है। उसने चुपचाप
बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक फ़ोन करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिताजी भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम रेल से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दी। देश की सभी बेटियों को समर्पित ये मेरा दावा है। माता पिता से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।